नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। मैं कृष्ण कुमार निराला आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में जिसके बारे में किसके बारे में पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था में ये जितने भी हम लोग ये वीडियो जो ला रहे हैं किसके लेके इम्पोर्टेंट है, जो बिहार पीसीएस, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम, खासकर सचिवालय मेंस को लेकर ये काफ़ी एवरग्रीन टॉपिक है और थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि यह स्थानीय परिवेश के साथ साथ संवैधानिक परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। जितना भी मेजर पॉइंट है बनते हैं इसमें, जितना भी क्वेश्चन बनते हैं हम इस पे सब पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। तो जब भी हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे मन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रश्न आता है, क्या यह मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्थल अर्थात ग्रामीण या जिला स्तर पर जब हम शासन व्यवस्था स्थापित किया जाता है तो इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इसका अर्थ होता है स्थानीय स्थल अर्थात ग्रामीण। कौन सा स्थल? स्थानीय स्थल अर्थात और ग्रामीण स्तर पर जब भी हम बात करेंगे किस शासन के बारे में, जो भी शासन स्थापित होता है उसे कौन सा शासन कहते हैं? स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। आगे खासकर जब हम भारतीय परंपराओं में देखें, यह काफ़ी प्राचीन परंपरा रहा है। जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारा बहुत ही परंपराओं में आ रहा है, मतलब पुरानी परंपरा से संबंधित है। विशेषकर जब हमारे काल में क्या था, चोल राजा, विशेषकर चोल काल में यह क्या है, काफ़ी उसी समय से आ रहा है ये, और यह धीरे धीरे अपने पहचान बनाए रखा। हालांकि जब मध्यकालीन भारत जब आया तो राजतंत्र में मजबूत होने पर, जब हमारा मध्यकालीन जब स्टार्ट हुआ तो राजतंत्र उस समय मजबूत हो गया था, उससे लेकर स्थानीय स्वशासन को क्या किया गया, महत्व नहीं दिया गया। लेकिन यह भारतीय परंपराओं में एक नियमित गति को आगे बढ़ाता है। जो हमारा पंचायती राज जो है किसको आगे बढ़ाता है? परंपराओं को आगे बढ़ाता है। अब हम जब ब्रिटिश काल की हम बात करते हैं, जब ब्रिटिश काल आया था तो भी यह अपना पहचान नहीं खोया। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और वह किससे संबंधित थे? ब्रिटिश से संबंधित थे। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जब ब्रिटिश काल आया उस समय भी हमारा यह पहचान पंचायती राज नहीं खोला। कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इनकी व्यवस्था देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं किस स्तर पर? स्थानीय स्तर पर इनकी व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इतना पढ़ लिए तो क्या हमारे मन में आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये कब लागू किया गया था, कहाँ लागू हुआ था? चलिए आगे पढ़ते हैं। 1882 ईस्वी में इसे लागू करने का प्रयास किया गया, और कहाँ से? मद्रास का क्षेत्र से। और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम स्वतंत्र की होने की बात करते हैं, आज़ादी होने की बात करते हैं, तो इसमें किनका सपोर्ट रहा? गांधीवादी विचारों का। इसको किनका सपोर्ट किया? गांधीवादी विचार में कौन कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी हो गए, गांधी जी हो गए, ETC, ये लोग किनके नाम? गांधीवादी विचारों का नाम आता है। पंचायती राज व्यवस्था को महत्व दिया गया, उन्होंने अपने संविधान में लागू करने पर पूरा जोर दिया। मतलब जब हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के पहले की बात करते हैं, तो गांधीवादी जो विचारधारा के लोग थे वो क्या किए थे? इसको फुल सपोर्ट किए थे। लेकिन इनमें एक विरोध भी किए थे। कौन विरोध किए थे? BR अम्बेडकर। सॉरी, इसको किसने विरोध किया था? BR अम्बेडकर। लेकिन तब भी काफ़ी विरोध होने के बाद भी ये हमारे अनुच्छेद 40 के तहत इनको जगह दिया गया, जो किस में आता है? DPSP में आता है। यह किसके पार्ट हैं? DPSP के पार्ट हैं। राज्य के नीति नेतृत्व का पार्ट होने का मतलब है, कहने का मतलब अगर ये राज्य के नीति नेतृत्व पार्ट हो गया है तो ये बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए। अगर राज्य सरकार सक्षम है,
अगर राज्य सरकार इसको चलाने के लिए लागू है तो इसको लागू कर सकता है, वरना क्या करेगा वह उसे छोड़ भी सकता है। तो इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्यकारी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह हमारे स्वेच्छा से, अगर राज्य सरकार सक्षम है तो वह लागू करेगा। देखिए इसके सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आई। इसका क्वेश्चन आता है क्या कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब राज्य के नीति तत्व का उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो कि इसके अगर इंग्लिश की बात करें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यही एक शब्द आता है कि राज्य के नीति तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। आगे देखिए शुरुआती में तो क्या था, ये बाध्यकारी था, लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 1959 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में इसकी स्थापना किया गया। फिर आंध्र प्रदेश, फिर ऐसे कर करके हम लोग क्या आगे बढ़ते गए शुरुआती में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में कितने तारीख को स्थापित किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना किया गया। फिर आंध्र प्रदेश में जब ऐसा कुछ हुआ, वाद विवाद आगे बढ़ा, तो इस पे कुछ समितियां भी बनी, जिसमें कौन कौन समितियां हैं? बलवंत राय मेहता समिति, फर्स्ट समिति बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा समिति अशोक मेहता समिति, तीसरा समिति जी बी के राव समिति। आगे एक और समिति क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है? एल एन सिंघवी समिति। इस चारों समितियां अपना अपना राय दिया। जब अपना अपना राय दिया तो उसको लागू करने के लिए अगर सरकार का मन रहेगा तो लागू होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति कब स्थापना हुआ था? तो 1957, जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सचिवालय मेंस में इस टॉपिक से उठाता है क्वेश्चन तो ये इस बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये किसकी वकालत किए थे? त्रिस्तरीय की वकालत किए थे। अब मन में प्रश्न आएगा कि ये त्रिस्तरीय होता क्या है? ये त्रिस्तरीय क्या होता है? तो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पर शासन करना। जैसे ग्राम में ग्राम पंचायत, जिला में जिला, प्रखंड में प्रखंड। कहने का मतलब ये मीन्स ये 3 स्तर पर होता है। आगे अशोक मेहता समिति की जब हम बात करेंगे तो ये किस स्तर पर वकालत किए थे? 2 स्तर पर वकालत किए थे। तो 2 स्तर वो कौन कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम और जिला स्तर पर जिला। और इसका दूसरा नाम क्या दिया गया था ग्राम स्तर पर? मंडल स्तर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय वकालत किए थे, गांव स्तर पर और जिला स्तर पर, लेकिन ग्राम ना देकर क्या दे देगा? मंडल स्तर दे देगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे अब तीसरा समिति हमारा बना जी बी के राव समिति, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट समिति है तो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जी बी के राव समिति की स्थापना कब हुआ था? 1985। इनका कहना था, ये जो वकालत किए थे उनका कहना था कि केंद्र स्तर पर जो योजना तैयार होती है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो वास्तविक पंचायत है उसको अपने शक्ति मिलनी चाहिए। मतलब जो केंद्र स्तर पर जो योजना बनती है, जो योजना सरकार तैयार करती है, उसका विकेंद्रीकरण हो और उनका वास्तविक शक्ति मिले पंचायत को कि हाँ पंचायत में भी कुछ है। चलिए अगला समिति पे आते हैं हम लोग। कौन सा समिति? एल एन सिंघवी समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन भी बनेगा। एल एन सिंघवी समिति की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। एल एन सिंघवी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। और ये किस चीज़ पे वकालत किए थे कि हाँ पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए वकालत किया था? तो कौन सा समिति? एल एन सिंघवी समिति। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1986 में। और वह किसकी वकालत किए थे? त्रिस्तर की वकालत किए थे। तो एल एन सिंघवी समिति अगर एग्जाम व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी भी आई है। आगे कुछ और विशेष बातें, उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं बने। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 की।
आगे इससे संबंधित कुछ समितियां भी बने थे। फर्स्ट समिति कौन था? तो बलवंत राय मेहता समिति। सेकेंड समिति कौन था? अशोक मेहता समिति। तीसरा समिति कौन था? GBK राव समिति। और अपना लास्ट समिति जो चौथा समिति है LN सिंघवी समिति। अब हम इसके स्थापना वर्ष में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957। और उसके 20 साल बाद किससे स्थापना हुआ था? अशोक मेहता समिति, जो कितना में 1977। और तीसरा समिति के हम लोग बात करेंगे तो GBK राव समिति, इसकी स्थापना 1985 में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिति LN सिंघवी समिति। LN सिंघवी समिति की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। चलिए अब इससे क्वेश्चन और बनता है कि त्रिस्तरीय समिति, 2 स्तरीय समिति की वकालत किसने की थी? तो अगर हम त्रिस्तरीय समिति की वकालत की बात करेंगे तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन अगर 2 स्तरीय की बात करेंगे तो किसने की थी? अशोक मेहता समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अब है GBK राय, उतना अगर ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन LN सिंघवी पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि LN सिंघवी से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। LN सिंघवी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। LN सिंघवी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सार की तरफ पढ़ रहे हैं, कम समय में अधिक जानकारी को हम लोग गेन कर रहे हैं। क्यूक रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग बने रहें इसी तरह नए वीडियो पाने के लिए, और हम लोग आगे इसी तरह का सेशन कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग सचिवालय मेंस को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी वीडियो इस पर आने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, LN सिंघवी समिति की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। और वह कैसी संस्था है? त्रिस्तरीय पर क्या किया था? जोड़ दिया था। और संविधान, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत किसने की थी? तो LN सिंघवी क्या था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब हम LN सिंघवी जब संवैधानिक मान्यता देने की बात की तो इससे संबंधित प्रश्न उठते हैं कि क्या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो हमारे मन में आएगा कि मिला। कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 को। कब मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 73वां संविधान 1992 को। इस संशोधन में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों पॉइंट है काफ़ी VVIA एग्जाम व्यू से। चलिए, तो इसमें कि कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में। कितनी अनुसूची जोड़ा गया? 11 अनुसूची। और इस अनुसूची में कितने कार्य थे? कार्य भी पूछ सकता है कि पंचायती राज में कि 11वां अनुसूची में कितना विषय? तो 29 विषय। जिसमें कौन कौन विषय होता है? तो क्या होता है? कृषि होता है, सामाजिक संबंधित होता है, चिकित्सा संबंधित होता है, समाज सेवा, ये सब किस में आता है? सब ये 29 कार्य में आता है। और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने कितने आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये तो 243 से लेके 243 के ओ तक। अगर हम हिंदी में बात करें तो 243 के से लेकर 243 के न तक। अब आइएगा, यहाँ तक तो हो गया कि इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992। और जब हम इसमें भाग की बात करेंगे तो भाग 9। अगर हम अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 11। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 से लेकर 243 के न तक। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन कौन स्तर पर है? तो हम लोग किस स्तर पर बात करेंगे? वर्तमान में अगर पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस स्तर पर बात करते हैं? चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस किस स्तर पर है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। तो हमारे वर्तमान में जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर। कौन कौन? फर्स्ट में ग्राम स्तर पर, सेकेंड में ब्लॉक स्तर पर, थर्ड में जिला स्तर पर। और इसमें एक बाध्यता भी है। अगर ऐसे तो वर्तमान में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, जो कि कौन कौन था? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। लेकिन इसमें एक बाध्यता है कि अगर जनसंख्या 20 लाख से कम रहेगा
तो इसमें सिर्फ 2 ही स्तर रहेगा। कितने स्तर रहेंगे? 2 ही स्तर रहेंगे। लेकिन आज तो जनसंख्या की अगर तुलना करें तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर 20 लाख से जनसंख्या कम में लगभग अगर बात करें तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या रहता है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें कौन सा रहेगा? सिर्फ ग्राम और जिला रहेगा। ब्लॉक स्तर को क्या करेगा? खत्म कर देगा। अगर 20 लाख जनसंख्या से कम रहने पर सिर्फ 2 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया जाएगा। कौन? फर्स्ट में ग्राम स्तर पर, दूसरा में जिला स्तर पर। अब हम बात करेंगे आरक्षण की। इसमें पंचायती राज में आरक्षण कैसे कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, महिलाओं के लिए कितना सीट है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सीटों के आरक्षण में महिला सीट कम से कम कितना रहना चाहिए? 1/3। अगर 3 सीट है तो उसमें 1 महिला को रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि ऐसा नहीं है कि ये बाध्यकारी है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं 3 अगर सीट है तो उसमें 1 महिला ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्रम में वो क्या करेगा। जिस तरह से अगर उसका मन रहेगा, राज्य सरकार के मन पर होता है कि हम इसमें डिपेंडेंट, फिक्स नहीं है ये। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पंचायती राज व्यवस्थाओं में सीटों का आरक्षण फिक्स है? तो नहीं, फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार ऐसा पहला राज्य था, क्यों वो क्या था, सीटों को आरक्षण बढ़ा क्या किया था? 1/2। कहने का मतलब 50% आरक्षण करने वाला प्रथम राज्य की बात अगर करेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अपना बिहार, जो BSSC सीजीएल के लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे ST SC अगर आरक्षण की हम लोग बात करेंगे, जिस तरह से हम लोग तो महिला आरक्षण की बात कर लिए, अब हम अगर ST SC आरक्षण की बात करेंगे तो वो जनसंख्या अनुपात में होता है। ST SC आरक्षण कैसे होता है? जनसंख्या में जितना जनसंख्या रहेगा उस हिसाब से आरक्षण होगा। अब आरक्षण की हम लोग बात कर लिए, अब आगे चुनाव की बात करेंगे कि पंचायती राज का चुनाव कराता कौन है। तो इसमें लड़का लोग क्या गलती करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग नाम मारकर सिर्फ निर्वाचन आयोग मारते हैं ऑप्शन में। जब ऑप्शन में एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि क्या पंचायती राज का चुनाव कौन कराते हैं, तो कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, ना कि सिर्फ निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम व्यू से, यहाँ पर ध्यान क्या मारना है? राज्य निर्वाचन आयोग। आगे इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। विघटन में की स्थिति में 6 माह, मतलब अगर विघटन की स्थिति रहता है तो 6 माह के अंदर न्यूनतम आयु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये इसमें लड़का लोग गलती यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि सब लोगों को ध्यान रहता है क्या? लोकसभा, राज्यसभा की कार्यकाल। लेकिन न्यूनतम आयु इसमें कितना होता है? 25 बरस। लोकसभा में कितने बरस होता है? 25 साल। राज्यसभा में 30 साल। लेकिन अगर हम पंचायती राज में न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ये कुछ गलत है। चलिए, 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। इसमें क्वेश्चन अगर दैट मीन्स कहने का मतलब है दैट मीन्स कि राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके संदर्भ में? पंचायती राज के संदर्भ में। अगर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज के संबंध में 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो कौन करते हैं? राज्यपाल। सॉरी, चलिए आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पंचायती राज की संरचना पे। जो पंचायती राज की संरचना जो कैसे कैसे होती है, ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति स्तर पर होता है और जिला परिषद स्तर पर होता है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो इसका प्रमुख कौन होता है? अपना मुखिया होता है। लेकिन जब हम पंचायत समिति की बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष, इसका प्रमुख कौन? इसे क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। लेकिन अगर यही हम जिला स्तर की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसके प्रमुख को अध्यक्ष। नाम है, पूछ सकता है कि जिला स्तर पर पंचायती राज समिति में जिला स्तर पर प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? अध्यक्ष कहा जाएगा। उसी स्तर पर पंचायत समिति पर क्या कहा जाएगा? प्रमुख कहा जाएगा। और ग्राम पंचायत पर क्या कहा जाएगा? प्रमुख को मुखिया कहा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे अब ये लोग कैसे कैसे इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उनको वो कैसे काम करता है। तो जितना भी ग्राम स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन होती है, राजनीतिक को कहने दैट मीन्स केंद्र सरकार की जितनी भी योजना रहेगी उसको लाभ प्राप्त करवाने का काम कौन करेगा? तो मुखिया करेगा। किस स्तर पर? ग्राम पंचायत में। आगे पंचायत समिति में क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव में
क्या इसके चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया, उसका चुनाव किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और पंचायत समिति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यही जिला परिषद की अगर हम बात करेंगे तो उसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। दैट मीन्स सिर्फ पंचायत चुनाव का प्रमुख ही, जो कि मुखिया का चुनाव, सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से होता है, बाकी सबका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो क्वेश्चन इससे बनता है कि क्या ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों? तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बनेगा, क्या पंचायत समिति के प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जिला परिषद की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आगे हम लोग बात करते हैं ग्राम स्तर पर एक और महत्वपूर्ण पद क्या होता है? सरपंच। इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हम लोग भी रखते हैं कि सरपंच क्या करता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम कचहरी देखता है, जो कि क्या देखता है? सरपंच ही देखता है। और इसे एक अर्ध न्यायालय, मतलब छोटा न्यायालय के रूप में भी कह सकते हैं, जो कि कौन कौन मामले को देखता है? दीवानी और फौजदारी मामले को देखता है। कौन कौन मामले को देखता है? दीवानी और फौजदारी। तब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि दीवानी और फौजदारी होता क्या है? तो फौजदारी की जब भी हम बात करेंगे तो ये सजा देता है। क्या देता है? सजा। क्या सजा देगा? कोई भी चीज़, जैसे जेल दे देगा 5 साल के लिए, कुछ और। लेकिन दीवानी में सिर्फ क्या होता है? जुर्माना होता है। वो भी कितना हजार तक के? मात्र 10,000 तक के ही इसको जुर्माना आप लगा सकते हैं। उससे अगर ऊपर अगर जुर्माना लगाइएगा तो किसमें जाएगा? न्यायालय में जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर छोटा मोटा अगर विवाद देखना है तो वो सरपंच देखता है। आगे अब है पंचायत समिति का कार्य। पंचायत समिति का जिस तरह से हम लोग पढ़े, किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिए कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का काम क्या है? कि केंद्र सरकार का जितना भी योजनाएं आएगा उनको लाभान्वित करवाना, पहुंचवाना। इसका काम क्या हो जाता है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत का काम होता है क्या? जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। अब आगे हम पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका प्रमुख, मेन को क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं। अब इसके काम के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत समिति का काम क्या है। तो पंचायत समिति का काम अगर हम बात करें तो एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। ये मीटिंग बुलाने का काम करता है। पंचायत में जितना भी वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करेगा और उसको किस में पेश करेगा? जिला परिषद में प्रस्तुत करेगा। उसी को क्या कहते हैं? उसका किसका काम होता है? ये पंचायत समिति का कार्य होता है। अब हम जिला परिषद के कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जिला परिषद का कार्य क्या होता है? सिर्फ ये सब की जांच करना कि क्या सही से काम हो रहा है, समन्वय करना और पर्यवेक्षण करना। ये सब किसका काम होता है? तो जिला परिषद के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।